अब देखिए देशांतरों और अक्षांशों के एप्लीकेशंस को हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग ने एप्लीकेशंस में ढेर सारी एप्लीकेशंस पढ़ ली है कि एटलस कैसे देखा जाता है या किसी प्लेस को कैसे जो है आपके एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि कैसे जो है किसी पृथ्वी पे किसी स्थान का विपरीत स्थान अपोजिट प्लेस कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग ने ये भी देखा कि हाँ जो आपके कोई देश होते हैं तो वो देश कैसे समय का निर्धारण करते हैं, समय कैसे जो है बदलता है, कैसे चेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे दिनों का विभाजन होता है जो इंटरनेशनल डेडलाइंस है। फिर उसके अलावा जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सिविल सर्विसेज से ही कंसर्निंग थे सिर्फ, तो उसको भी हमने इसलिए करा दिया है क्योंकि ये कंप्लीट जीएस का पोर्शन है जो आप पढ़ रहे हैं। और ये कंप्लीट जीएस में जैसे मान लीजिए जो सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, अगर जैसे मान लीजिए वनडे वाले हैं या फिर पीसेस वाले हैं अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो स्किप कर जाए इसको। तो उसके बाद फिर अब आता है अक्षांश और देशांतर के बीच में दूरी। जब डिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं तो देखिए डिस्टेंस जो होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं या किस प्रकार से निकालते हैं। हम लोग को पता है कि अगर हम विषुवत रेखा पे अगर हम यहां से चलना शुरू करें और यहां पे वापस पहुंच जाएं विषुवत रेखा के अलॉन्ग, तो अगर हम यहां से चल करके और चारों ओर घूम करके यहां पे पहुंचेंगे तो इसका मतलब कितने डिग्री देशांतर घूम जाएंगे, क्योंकि हर एक डिग्री पर एक एक देशांतर क्रॉस होता जाएगा। तो कितने देशांतर क्रॉस करके आएंगे हम लोग 360 देशांतर, या आप कह सकते हैं 360 डिग्री। तो 360 देशांतर, जैसे एक डिग्री हम आगे बढ़े इसके मतलब एक देशांतर आगे बढ़े, फिर एक डिग्री आगे बढ़े एक देशांतर आगे बढ़े, फिर एक डिग्री आगे बढ़े एक देशांतर आगे बढ़े। तो 360 डिग्री चल करके 360 देशांतर पार करते हैं। तो इसके मतलब कि 360 देशांतर के मध्य दूरी विषुवत रेखा पे अगर हम देखें तो विषुवत रेखा पर जो है आपके दो देशांतरों के मध्य दूरी अगर हम कहें, इस तरह से आप देखेंगे दो देशांतरों के मध्य दूरी जो होती है ये आपके कम ज्यादा होती जाती है, लेकिन दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव समान बनी रहती है, ये फिक्स रहती है दो अक्षांशों के बीच में। लेकिन दो देशांतरों के बीच में अगर आप देखेंगे तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है और ऊपर की ओर जाने पर, ध्रुव पर जाने पर यह दूरी कम होती चली जाती है। तो 0 डिग्री अक्षांश पे यह सर्वाधिक दूरी होती है। और ये दूरी कैसे निकालें, एक पूरी जो है अगर हम परिक्रमा कर लें पूरी पृथ्वी की विषुवत रेखा का नाम, तो हम कितना दूरी चलेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर कितने डिग्री 360 डिग्री या 360 देशांतर। इसके मतलब एक देशांतर आगे बढ़ने के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ेगी 2 पाई आर अपॉन 360। आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। 6371 किलोमीटर अगर आर रखेंगे तो लगभग ये 111.2 किलोमीटर लगभग आती है, जिसको हम लोग लगभग में 111 किलोमीटर कह देते हैं। इसका मतलब दो देशांतरों के मध्य दूरी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दो देशांतरों के मध्य, वो हमेशा 100 जो है आपके 11 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे आप विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे वैसे दूरी कम होती जाएगी। जैसे 45 डिग्री पे अलग दूरी होगी, 30 डिग्री पे अलग दूरी होगी, 60 डिग्री पे अलग दूरी होगी। इस तरह से दूरी अपना चेंज होती जाती है। जबकि दो अक्षांशों के बीच में दूरी ये लगभग 111 किलोमीटर की बनी रहती है, जो कि अक्षांशों के थ्रू भी अगर हम लोग जाएं तो देखिए अगर हम अक्षांश को पार करें तो हम ऐसे चलेंगे, ऐसे क्रॉस करके ऐसे आएंगे। तो जब हम यहां से ध्रुव तक गए तो इसके मतलब 1 2 3 4 90 अक्षांश क्रॉस किए। फिर हम यहां से यहां आए 90 अक्षांश, फिर यहां से यहां आए तो 90 अक्षांश इधर से पड़ा क्योंकि अक्षांश से क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाओं काटते हुए आए, फिर 90 अक्षांश ऐसे आए। तो 360 अक्षांश हम लोग ऐसे चले। और इसमें भी दूरी जो होती है लगभग 100, क्योंकि पृथ्वी चपटी है। अभी आप पढ़ेंगे इसके आकार को, तो पृथ्वी के आकार को जियोड आकार कहा जाता है, पृथ्वी चपटी है। तो जिसकी वजह से यह त्रिज्या कंपैरेटिवली कम होती है इसके तुलना में। तो ये जो दूरी है इसकी तुलना में ये ज्यादा दूरी है विषुवत रेखा पर। तो ये कम है, इसलिए इसकी जब आप इसी को कैलकुलेट करेंगे, जब अक्षांशों के मध्य दूरी को कैलकुलेट करेंगे, यही 1 डिग्री की मध्य दूरी जो आती है
111.12 किलोमीटर की आती है, यहां 111.2 किलोमीटर की आती है, यहां 111.12 किलोमीटर की, जिसको भी मान लेते हैं हम लोग 111 किलोमीटर ही। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव फिक्स रहती है, जो 111 किलोमीटर की होती है, हमेशा फिक्स रहेगी और ये कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा इतनी ही बनी रहेगी। लेकिन अक्षांश के मध्य दूरी हमेशा चेंज होती जाती है। तो अब देखिए अक्षांश के मध्य दूरी जो चेंज हो रही है, हम कैसे निकालें या किस तरह से निकालें। देखिए बहुत आसान तरीका हम आपको बता दें। कैसे हम निकालेंगे ये देख लीजिए। विषुवत रेखा है, मान लीजिए एक देशांतर बनाया, दूसरा देशांतर बनाया, इस तरह से ये देशांतर है जो इस तरह से क्रॉस हो रहे हैं। मान लीजिए यहां पे अगर हमने कहा ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये 30 डिग्री अक्षांश, मान लीजिए रेखा 30 डिग्री अक्षांश की, फिर 45 डिग्री पर, 45 डिग्री अक्षांश पे, फिर 60 डिग्री अक्षांश पे, फिर ध्रुव पर 90 डिग्री पर। तो ये दूरी जो है आपके कम होती चली जाती है। यहां पे है 111 किलोमीटर विषुवत रेखा पे, 30 डिग्री पे 74 किलोमीटर हो जाती है दो देशांतरों के मध्य दूरी, 45 डिग्री पे 55.5 किलोमीटर हो जाती है, 60 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 37 किलोमीटर की, और ध्रुव पर 0 किलोमीटर की, क्योंकि सारे देशांतर आकर के वहां पर मिल जाते हैं। कैसे हम लोग ने निकाला, त्रिभुज की समरूपता पर, कॉन्ग्रुएंसी से आपका एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया हमने। 0 है, 30 डिग्री है, इसी तरह से 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब देखिए 90 डिग्री पे 0 किलोमीटर होता है दूरी, और विषुवत रेखा पे 111 किलोमीटर, ये हम जानते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अगर मान लीजिए 0 डिग्री विषुवत रेखा पर अगर हम देखें तो जो देशांतरों के मध्य दूरी है, डिस्टेंस है, ये कैसे निकालते हैं, 90 माइनस थीटा अपॉन 90 इंटू 101 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ये होती है, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी अक्षांश पर दूरी निकालना हो तो थीटा क्या है, अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जिस भी अक्षांश पे निकालना है। अगर मान लीजिए कि आपको 0 डिग्री पे निकालना है, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 90 अपॉन 90 इंटू 111 किलोमीटर, जो कि 90 कैंसिल होके 111 किलोमीटर हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए 30 डिग्री पे निकालना है तो थीटा की जगह 30 रख दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 30, 30 दैट इज 60 हो जाएगा, अपॉन 90 इंटू 111 किलोमीटर। तो 32 टाइम्स, 3 टाइम्स ही कैंसिल हो जाए, 337 टाइम्स, तो 37 इंटू 274 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। देख रहे हैं 45, तो ये 74 हो गया। इसी तरह से 45 डिग्री पर अगर आप देखेंगे तो 45, 90 माइनस 45, 45 होगा, तो 45 अपॉन 90 इंटू 111 किलोमीटर, तो हो जाएगा 111/2 किलोमीटर, जो कि 55.5 किलोमीटर आ जाएगा, 55.5 किलोमीटर। तो 55.5 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां होती है। और फिर 60 डिग्री पे अगर आप देखेंगे तो 60 डिग्री पे निकल आएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 अपॉन 90 इंटू 111 किलोमीटर, 3 टाइम्स इसे 337 टाइम्स कैंसिल इसे कर दिए, 37 किलोमीटर की डिस्टेंस आपकी होगी। ये फॉर्मूला हमने आपको निकाल करके दिया है, जिससे कि आप ये सारी चीजें रटे ना। ये फॉर्मूला कहीं मिलेगा नहीं, किसी किताब में नहीं है, ये हमने डेराइव करके आपको दे दिया है। एक ऐसा फॉर्मूला बना के दे दिया है कि सिर्फ अक्षांश रखिए, अपने आप जो है दूरी निकल आएगी अक्षांश के बीच में। क्योंकि जो दूरी निकालने को आता है वो डायरेक्ट ऐसा ही दे दिया जाता है कि हाँ 45 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों की मध्य दूरी 55.5 किलोमीटर होती है, 60 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों की मध्य दूरी 37 किलोमीटर की होती है। कैलकुलेशन करके कहीं नहीं दिखाया गया, ना किसी किताब में आपको ये फॉर्मूला कभी मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमने आपको फिक्स एक फॉर्मूला दे दिया, जिस अक्षांश पर आपको देखना है उस अक्षांश पे वैल्यू रख दीजिए। जैसे 90 डिग्री पे 0 डिग्री कैसे हो जाता है, 90 माइनस 90 0 हो गया, 0 अपॉन 90 इंटू 111 किलोमीटर क्या हो जाएगा, टोटल 0 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसलिए जिसने भी अक्षांश पर आपको निकालना है वो आप दूरी इस पर
निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से डिस्टेंस निकालने का तरीका हो जाता है जो दो अक्षांशों के मध्य होता है। अब इस पे प्रश्न कैसे बनेंगे या किस तरह से बनते हैं वो अभी हम लोग आगे करते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको जो है आगे करते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए, तो हम इस फिर आपके क्वेश्चन छोटे छोटे कराना शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री अक्षांश पे 111 किलोमीटर, 30 पे 74 किलोमीटर, 45 पे 55.5 किलोमीटर, 60 पे 37 किलोमीटर और जो है 0 किलोमीटर पे जो है ये 90 पे 0 किलोमीटर। और ना याद हो तो ये फॉर्मूला जो है आप देख लीजिएगा 90 माइनस थीटा अपॉन 90 इंटू 111 किलोमीटर, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कहीं भी किसी भी अक्षांश की निकालनी हो, कोई जरूरी नहीं कि स्टैंडर्ड उसकी, अगर मान लीजिए आपको 55 डिग्री पे देखना है तो 55 डिग्री पर दो देशांतरों की मध्य दूरी कितनी होगी तो भी वो निकाल देगा, दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन आपकी एग्जैक्ट जो है आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो इस पे अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, अब अक्षांश दो अक्षांशों के मध्य दूरी हमेशा, जैसे मान लीजिए ये है 30 डिग्री, ये है 29 डिग्री, तो इनके बीच में हमेशा 111 किलोमीटर बनी रहेगी ये हमेशा, क्योंकि पैरेलल होती है ये, तो इसलिए 111 किलोमीटर लगभग बनी रहेगी। तो पूरे पृथ्वी पर जितनी भी आपके अक्षांश होते हैं, इन अक्षांशों के मध्य कभी भी दूरी वेरिएट नहीं करती, तो इसलिए दो अक्षांशों के मध्य दूरी सदैव समान बनी रहती है। लेकिन देशांतरों के मध्य दूरी वेरिएट करती है, जो सबसे ज्यादा विषुवत रेखा पे होती है और सबसे कम कहां हो जाती है ध्रुव पर हो जाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं या किस तरह से आते हैं, अब इसी थ्योरी को दिमाग में रखते हुए आप जो है क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखें। अब आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं और दूरी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए बहुत आसान होते हैं, ये भी सिविल में ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और निकालना बहुत ईजी होता है, बहुत आसान होता है। जैसे जो हम लोग डायग्राम बना रहे थे उसी तरह से डायग्राम बनाएंगे, जो हम लोग का तरीका होता था डायग्राम बनाने का, वो उसी चीज को फॉलो करेंगे। जीरो डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश की बात, अब अक्षांश के साथ बनाना है आपको। ये क्या है, अक्षांश, दोनों स्थानों के अक्षांश सेम है, क्योंकि अगर अक्षांश सेम नहीं रहेगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगने लगेगी और आपके जो है आपके एक तरह से आपसे एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किया जा सकता कि आर्ट्स, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ये आर्ट्स बैकग्राउंड के भी बच्चे पढ़ते हैं, कॉमर्स के भी पढ़ते हैं, साइंस के भी पढ़ते हैं, तो हर आदमी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इसीलिए आपको अक्षांश सेम दिया जाएगा हमेशा। तो विषुवत रेखा पर जो है आपके ये है 80 डिग्री पश्चिम पर क्यूटो है, क्यूटो शहर जो साउथ अमेरिका में है, तो 80 डिग्री पश्चिम यहां बना लें, ये है क्यूटो। तो 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 80 डिग्री पश्चिम हो गया, ये इसकी लोकेशन हो गई। नैरोबी की अगर देखेंगे, नैरोबी जो कि केनिया में है, अफ्रीका में, तो 0 डिग्री अक्षांश इसका भी है और देशांतर जो जा रहा है वो 40 डिग्री पूर्व, 40 डिग्री पूर्व, ये है नैरोबी। तो क्यूटो और नैरोबी के बीच में कितनी डिग्री है ये देख लीजिए पहले, दूरी अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है पहले हम निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, आपके डिग्री में। तो 0 से 80 तक 80 डिग्री ये है और 0 से 40 तक 40 डिग्री ये है, तो टोटल कितनी हो गई, 80 प्लस 40 डिग्री, जो कि कितना हो गया, 120 डिग्री। और आपको पता है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के मध्य जो दूरी होती है 0 डिग्री पर, दो देशांतरों के मध्य दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर की। इसके मतलब हर एक डिग्री आगे बढ़ने पर 111 किलोमीटर की दूरी आपको ट्रैवल करना पड़ेगा विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे अगर आप 1 डिग्री पूर्व से 2 डिग्री पूर्व जाना चाहते हैं तो 111 किलोमीटर दूरी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हर एक डिग्री 111 किलोमीटर दूरी की होती है, कहां पर, विषुवत रेखा पर।
विषुवत रेखा की बात हो रही है, क्योंकि ये दोनों स्थान जो है वो विषुवत रेखा के हैं, इक्वेटर के। तो 120 डिग्री, अब डिग्री को किलोमीटर में बदलेंगे, तो 120 हर एक डिग्री पे 111 किलोमीटर, 120 डिग्री पे कितने किलोमीटर हो जाएगा, इंटू 11 किलोमीटर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0, 12 1 12, 1, 12 1 12, 13, 1, 12 13, तो कितना हो जाएगा, 13,320 किलोमीटर की दूरी जो है आपके क्यूटो और नैरोबी के बीच में होगी। साउथ अमेरिका में ये है क्यूटो, जो कि कोलंबिया में पड़ता है, और नैरोबी जो है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के कीनिया देश में पड़ता है। तो इन दोनों देशों के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 13,320 किलोमीटर। तो बस ये आपका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम को ध्यान रखिएगा, ब्लॉक डायग्राम से सारी चीज समझ में आती है। देशांतर देखिए, ये 80 डिग्री पश्चिम पे है और ये है आपके 40 डिग्री पूर्व पे। तो पश्चिमी गोलार्ध में पश्चिम में इसको बना दिया, पूर्वी गोलार्ध में पूर्व में इसको बना लिया, टोटल दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लिया, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रियाद एंड ताइवान। रियाद आप जानते हैं सऊदी अरेबिया में है, ताइवान खुद एक देश है जो कि चीन के पूर्व में जो है आपके पैसिफिक ओशन में पड़ता है। तो इसके लिए भी वही चीज है, इसके लिए भी अगर हम देशांतर को देखें तो देशांतर में 180 डिग्री ये देशांतर हो गया, 180 डिग्री ये देशांतर हो गया, अक्षांश आप बना लें 0 डिग्री। दोनों किस अक्षांश पे है पहले देख लीजिए, 30 डिग्री उत्तर पे है, तो 30 डिग्री उत्तर यहां जाएगा कहीं, 30 डिग्री उत्तर बना लीजिए, ये 30 डिग्री उत्तर है, इसी पर दोनों स्थान रहेंगे। अब रियाद जो है 50 डिग्री पूर्व पे, 50 डिग्री पूर्व पे रियाद, ये है रियाद, 30 डिग्री उत्तर 50 डिग्री पूर्व, और ताइवान जो है 120 डिग्री पूर्व पे है, यहां पे 120 डिग्री पूर्व पे, 120 डिग्री पूर्व पे, ये ताइवान हो गया। अब देखिए कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस आ रही है डिग्री की, तो 0 से 120 तक 120 देशांतर हुए, 0 से 50 तक 50 हुए, तो 120 में से 50 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखना है वो आपको देखना है कि दो अक्षांशों के मध्य दूरी 30 डिग्री अक्षांश पर कितनी होती है। तो दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, 74 किलोमीटर की होती है, 74 किलोमीटर की। इसलिए हर एक डिग्री आगे बढ़ने पर कितने डिग्री अक्षांश पे, 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के सहारे अगर हम चलेंगे तो हर एक डिग्री आगे बढ़ने में कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 74 किलोमीटर। अब 111 किलोमीटर नहीं है, यही देखना है कि किस अक्षांश पे हैं आप, 30 डिग्री पर हैं, तो 30 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, 174 किलोमीटर। और दो देशांतरों के मध्य अगर दूरी 174 किलोमीटर है तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर पहुंचने में अर्थात एक डिग्री चलने में कितनी दूरी चलना पड़ेगा, 74। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये देख लीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 0 से 120 डिग्री ये हुई और 0 से 50 ये, 120 में से 50 माइनस कर दें तो कितना बचेगा बीच में, 70। 120 माइनस 50 दैट इज 70 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही गोलार्ध में हैं। तो ये 70 डिग्री जो है आपके दूरी हो गई। दूरी अभी हमने डिग्री में निकाली, लेकिन किलोमीटर में दूरी निकालना है, तो 70 डिग्री को कन्वर्ट कर दीजिए। एक डिग्री बराबर 74 किलोमीटर, 70 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 74 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0, 7 4 से 28, 2 7 7 से 49, 51। तो दोनों स्थानों के बीच में कितनी दूरी हो गई, 5180 किलोमीटर की दूरी होगी। तो 5180 किलोमीटर दूर है रियाद से ताइवान, तो रियाद और ताइवान के बीच की दूरी जो हो जाएगी 5180 किलोमीटर हो जाएगी। पहले क्या करेंगे, ये जो अक्षांश दिया रहता है पहले इसको बना लेंगे, इसी अक्षांश पर देशांतर देख लेंगे किस देशांतर पर ये है, तो इनकी लोकेशन पता चल जाएगी।
और जिस अक्षांश पे ये होंगे उस अक्षांश पे देख लेंगे कि दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, 74 किलोमीटर। हर एक डिग्री पर 74 किलोमीटर की दूरी होती है। तो दोनों स्थानों के बीच में कितनी डिग्री आ रहा है, 70 डिग्री आ रहा है डिग्री में दूरी, और हर एक डिग्री 74 किलोमीटर के बराबर है। 70 डिग्री किसके बराबर होगी, 5180 किलोमीटर के बराबर होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओटावा एंड जापान। ओटावा जो है वो कहां है, वो है आपके कनाडा में, और जापान आप जानते हैं जो पूर्वी गोलार्ध में है, चाइना के पूर्व में। जीरो डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। पहले विषुवत रेखा बनाए 0 डिग्री। अब देखिए विषुवत रेखा पर ये दोनों स्थान हैं कि कहां है, दोनों स्थान कहां है, 45 डिग्री उत्तर पे, 45 डिग्री उत्तर बना रहे। अब इसी रेखा पे दोनों स्थान होंगे। पहला स्थान ओटावा 75 डिग्री पश्चिम, 75 डिग्री पश्चिम, ये है ओटावा। और जापान है 135 डिग्री पूर्व, 135 डिग्री पूर्व, 135 डिग्री पूर्व, ये है जापान। दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखेंगे डिग्री में तो वो क्या होगी, 0 से 75 तक 75 ये है, और 0 से 135 तक 135 ये है। अब देखिए डिस्टेंस निकाल लें दोनों के बीच में कितनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है, वो क्या, वो ये देखना है कि दो देशांतरों के मध्य दूरी, दो देशांतरों के मध्य दूरी 45 डिग्री पर कितनी होती है, 45 डिग्री अक्षांश पे। तो 45 डिग्री अक्षांश पे कितनी होती है, 55.5 किलोमीटर। 55.5 मतलब 111/2 किलोमीटर। तो 45 डिग्री अक्षांश पे हर एक डिग्री आगे बढ़ने पर 111/2 किलोमीटर या 55.5 किलोमीटर दूरी चलना पड़ता है। दोनों स्थान के बीच में डिस्टेंस निकाल लें, 75 प्लस 135, तो कितना हो गया डिग्री में, तो 5 5 10 10 1 11 2 210 डिग्री। अब देखिए एक चीज ये समझने वाली ये है कि यहां पे कोई स्थान है और एक स्थान यहां है। तो अगर हम कहेंगे दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस मतलब हमेशा न्यूनतम ही होती है। यहां से अब आप ऐसे कैलकुलेशन करके यहां तक आ रहे हैं, तो किसी एक स्थान के पूर्व में भी कोई स्थान पड़ता है और पश्चिम में भी वही स्थान पड़ता है। तो हमें यह देखना होगा किधर से मिनिमम डिस्टेंस है। तो जब भी जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस 180 से डिग्री से ज्यादा आने लगे तो समझ जाइए इधर से कैलकुलेशन नहीं करना है, दूसरी तरफ से करना है, क्योंकि इधर भी दूरी है और मिनिमम डिस्टेंस हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको सिविल लाइन से कटरा जाना है, तो सिविल लाइन से आप डायरेक्ट कटरा जाएंगे, कहेंगे 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिविल लाइन से कटरा जाना है तो आप कैसे जा रहे हैं, सिविल लाइन से पहले गए चौक, चौक से फिर घूमते हुए जो है आप कटरा पहुंच रहे हैं, तब आपको डिस्टेंस लगी 10 किलोमीटर। तो आपने कहा हम सिविल लाइन से कटरा तो पहुंच गए। तो मिनिमम डिस्टेंस की बात जो होती, तो फिर आप बिना किसी रुकावट के उसी स्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी स्थान की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मिनिमम डिस्टेंस। तो अगर ये डिग्री 180 से ज्यादा आ रही है तो हम क्या करेंगे, तब जो है आपके एक 360 में से 210 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150। तो एक तरफ से 210 डिग्री, एक तरफ से 150 डिग्री। अगर दो स्थान है पृथ्वी पर तो इधर से इधर तक अगर 210 डिग्री, इधर से इधर 150 है, तो एक तरफ से अगर 210 है और एक तरफ से 150 है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हुई 150।
तो इसलिए जो छोटी डिग्री होती है उससे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, इससे कैलकुलेशन करेंगे। तो 150 डिग्री का मतलब 150 इंटू हर एक डिग्री चलने पर कितने किलोमीटर डिस्टेंस चलना पड़ता है, तो 111/2 किलोमीटर की डिस्टेंस चलना पड़ता है। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 75। तो 75 5 टाइम्स 75, 82 8 टाइम्स और फिर 83 किलोमीटर हो गया। 5 7 82 8 75 83 8325 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो ये जरूर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस 180 से बढ़ जाए तो फौरन आप 360 में से उस डिग्री को माइनस कर दी तो दोनों तरफ से डिस्टेंस आ जाएगी। इधर से कैलकुलेट करें, इधर जिधर से छोटी होगी वहीं से कैलकुलेशन होगा, वही मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो दो स्थानों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 8325 किलोमीटर। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रियो ग्रांडी एंड पर्थ। रियो ग्रांडी क्या है, ये है आपका अर्जेंटीना में और साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना देश में है। पर्थ जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब इसको अगर हम लोग निकालें, जीरो डिग्री 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कहां स्थित हैं, किस अक्षांश पे, 60 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री दक्षिण, 60 डिग्री साउथ पे। ये रियो ग्रांडी 50 डिग्री पश्चिम पे है, रियो ग्रांडी 50 डिग्री पश्चिम पे है, ये रियो ग्रांडी। और 110 डिग्री पूर्व पर, 110 डिग्री पूर्व पर, 110 डिग्री पूर्व पर ये है आपका पर्थ। दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें डिग्री में, तो 0 से 50 तक 50 डिस्टेंस ये हुई 50 डिग्री की, और 0 से 110 तक 110 डिस्टेंस ये हुई। तो 50 प्लस 110, तो टोटल डिस्टेंस जो हुई ये हुई 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री, जो कि 160 डिग्री हुई। फिर ये देखना है आपको 60 डिग्री अक्षांश पर दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है। तो 60 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा है, 60 डिग्री अक्षांश अगर हम बनाएंगे दक्षिण में, तो दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी होती है, तो ये हमने आपको बताया 37 किलोमीटर की, 37 किलोमीटर की। तो हर एक डिग्री आगे बढ़ने पर 37 किलोमीटर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए विषुवत रेखा पर 111 किलोमीटर, 30 डिग्री पर 74 किलोमीटर, 45 डिग्री पर 55.5 किलोमीटर, 60 डिग्री पर चाहे वो उत्तर हो चाहे दक्षिण हो सेम दूरी होती है, 60 डिग्री पर 37 किलोमीटर और 90 डिग्री ध्रुव पर 0 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 160। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे दूरी अगर हम निकालेंगे तो 160 इंटू हर एक डिग्री जो है वो 37 किलोमीटर कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो डिस्टेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 37 16 6 7 42 4 6 3 18 22 7 3 2 9 5, तो 5920 किलोमीटर। तो 5920 किलोमीटर की टोटल जो है आपके डिस्टेंस हो जाएगी, जो हम लोगों को देखना होगा। तो दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस, तो पहली चीज क्या देखते हैं, अक्षांश, किस अक्षांश पे वो दोनों स्थान स्थित हैं, उस अक्षांश पे दो देशांतरों के मध्य दूरी कितनी है वो निकाल लेंगे। हर एक डिग्री आगे बढ़ने में कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। और 50 डिग्री पश्चिम है और 110 डिग्री पूर्व है, दोनों के बीच में देशांतर की दूरी निकाल लेंगे, कितनी डिग्री जो है देशांतर पड़ेंगे। तो दोनों के बीच में जो देशांतर है वो 160 डिग्री, तो 160 डिग्री आगे बढ़ना पड़ेगा रियो ग्रांडी से पर्थ पहुंचने के लिए, और हर एक डिग्री आगे बढ़ने के लिए 37 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो 160 डिग्री चलने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा वो आपने कैलकुलेशन इस तरह से कर लिया।
तो इस तरह से आप देखते हैं कि देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस हमें पहले ये निकालना होता है दोनों स्थानों के बीच में डिग्री कितनी है और 60 डिग्री अक्षांश जिस पर जो स्थान स्थित है उस पर 1 डिग्री आगे बढ़ने में कितने किलोमीटर की दूरी चली। तो डिग्री को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी भी दो सिटीज के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो हम आसानी से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच में डिस्टेंस भी हमें पता हो गई और देशांतरों के बीच में भी डिस्टेंस पता हो गई। तो अक्षांशों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाती है, दो अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस सदैव फिक्स रहती है, कभी नहीं बदलती। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके फिक्स डिस्टेंस हो जाती है। लेकिन दो देशांतरों की मध्य दूरी हमेशा बदलती रहती है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की तरफ चलते चले जाते हैं तो ये जो है आपकी दूरी क्या होती चली जाती है, ये दूरी कम होती चली जाती है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जितना भी आपके क्वेश्चन है या जो भी क्वेश्चंस आपके निकलते हैं बस इसी कॉन्सेप्ट पे निकलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी क्वेश्चन अगर आपको परेशान करें तो मत करिएगा, वजह यह है कि सिर्फ सिविल के हैं, ये सिविल में ही आते हैं, बाकी और किसी एग्जाम में नहीं आते, इसलिए अगर छोड़ भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। और इंटरेस्टिंग इतने हैं कि अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। सारी चीज हमने ब्लॉक डायग्राम पर ही समझाई है आपको। तो ये देशांतर है, ये अक्षांश है, जिसपे हम लोग जो है आपके किसी चीज को लोकेट कर रहे हैं, तो आप ब्लॉक डायग्राम से किसी भी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो ये जो है आपके दूरी हो जाती है जो कि हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं दो स्थानों के बीच की। तो दो स्थानों के बीच की डिस्टेंस हम लोग का कैलकुलेशन इस तरह से होता है। आइए कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है इसकी समझा जाए। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं ज्योग्राफी में जो कि आपके लिखे जाते हैं, तो उनको कैसे समझा जाए या किस तरह से जो है आपके ये डिफाइन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिड क्या है, गोरे क्या है, जोन क्या है। तो अब देखिए जो हमारे अक्षांश और देशांतर है, अक्षांश और देशांतरों में क्या है कि जैसे हम लोग कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई दो देशांतर अगर हम बनाएं, सपोज ये देशांतर है और ये देशांतर है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम दो अक्षांश कोई बना दें, तो इस तरह से जो आपके अक्षांश और देशांतर होंगे उनको अगर हम कहें तो देखिए पहले तो आपको पता है कि ये जो लंबवत रेखाएं हैं इन्हीं को देशांतर कहा जाता है या लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, इसी को मेरिडियन भी कहा जाता है। तो मेरिडियन भी कहा जाता है। तो जैसे 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्रधान याम्योत्तर। क्यों, हमने आपको बताया था सारे देशांतर एक बराबर, उसको वरीयता दी गई थी, उसको प्रेफरेंस दिया गया था, उसके बेसिस पे हमने, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्रीनविच में तो वहां पे बैठे हुए वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि हमारे पूर्व में जो लोग हैं वो पूर्वी गोलार्ध हो गया आधा, और जो आधा भाग पश्चिम की ओर है वो पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो उसको एक प्राइम जो है मान लिया गया था देशांतर को, इसीलिए 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हो जाते हैं, और जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं ये कहलाते हैं लैटिट्यूड्स, अक्षांश। तो लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं ये आपके एक तरह से वर्टिकल लाइंस होती हैं जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, और सर्कुलर फॉर्म में जो होती हैं हॉरिजॉन्टल वो होती हैं लैटिट्यूड्स, अक्षांश। तो ये देशांतर है, जो ऊर्ध्वाधर होती हैं वर्टिकल होती हैं, और जो क्षैतिज होती हैं हॉरिजॉन्टल वो होती हैं अक्षांश, दैट इज लैटिट्यूड। अब देखिए यहां पर बात आती है जो है कुछ जो है एरियाज की। तो एरिया की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया, तो दो देशांतरों के बीच में जो क्षेत्र होता है
इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं गोरे। और दो अक्षांशों के बीच में स्थित क्षेत्र, जो अक्षांश के बीच का क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है जोन। जैसे हम लोग अर्थ पे ही पढ़ते हैं टॉरेड जोन। टॉरेड जोन के मतलब अब चारों तरफ एक पट्टी टॉरेड जोन की होगी। फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन मतलब जहां ठंडा क्षेत्र होता है, पोलर रीजन, तो फ्रिजिड जोन, तो पूरे एक पट्टी जो है वो ठंडे जोन की होगी। तो ये जोन कहलाता है। और जो देशांतर के मध्य बीच में पाए जाने वाले जो है आपके ये होते हैं, तो इन्हें गोरे कहा जाता है। तो दो देशांतरों के मध्य स्थित क्षेत्र को गोरे कहेंगे, दो अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को जोन कहते हैं। और अक्षांश और देशांतरों के मध्य बनने वाले ये चतुर्भुज को इसे कहा जाता है ग्रिड। क्लियर है? तो अक्षांश क्या हुए? क्षैतिज रेखाएं। देशांतर क्या हुई? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अक्षांश क्या है? वृत्त के रूप में है। देशांतर क्या है? अर्धवृत्त के रूप में है। दो देशांतरों के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। दो अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले क्षेत्र को जोन कहा जाता है। और अक्षांशों और देशांतर, सारे अक्षांश देशांतर अगर बनाते चले जाएं तो ढेर सारे हमें चतुर्भुज मिलेंगे। ये सारे चतुर्भुज जितने आपको दिख रहे हैं, ये सब जो है आपके इस तरह से, मान लीजिए कि आपके देशांतर और अक्षांश बने हुए हैं, तो आप देखेंगे कि जितने भी ये आपके स्क्वायर्स पाए जा रहे हैं या जो ब्लॉक्स पाए जा रहे हैं, तो ये सब जितने ब्लॉक हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ग्रिड कहलाते हैं। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं जिसको समझना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए ये है कि अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि जो भी आपका अर्थ है, अर्थ अपने एक्सेस पे घूम रहा है तेजी से, और कोई भी पिंड, कोई भी जो है आपके सेलेस्टियल बॉडी जब अपने अक्ष पर तेजी से रोटेट करेगी तो रोटेशन की वजह से बाहर की तरफ अपकेंद्री बल लगता है। जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, अपकेंद्री बल लगने की वजह से क्या होगा? कोई भी चीज बहुत तेज घुमाइए तो आप देखेंगे ये फैलता जाएगा, ये ऐसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे, और ये बढ़ेगा तब जब यहां से ये कम होगा। ऐसे तो जब यहां से चपटेगा तब इधर से बढ़ेगा। तो कोई भी चीज, घूमती हुई चीज कभी गोल नहीं होती। पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, कोई भी गोल नहीं मिलेंगी आपको, स्फेरिकल शेप में नहीं मिलती। हमेशा क्या होती है? पृथ्वी भी चपटी है अब ध्रुवों से। यहां पे त्रिज्या ज्यादा है, इसका मतलब अर्थ कुछ ऐसे है। सिर्फ अर्थ नहीं, जितने पिंड हैं ब्रह्मांड के, जितने भी पिंड हैं सेलेस्टियल बॉडीज में, कोई भी पिंड देखेंगे, क्यों? क्योंकि सबके पास रोटेशन है, और जिसके पास रोटेशन होगा वो बाहर की तरफ फैलेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो ये त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, ये कंपैरेटिवली ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो R1 जो होगी ये हमेशा ज्यादा होगी R2 से। ये अंतर आता है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में एसेंट्रिसिटी, फिजिक्स टर्म्स में एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये क्या है? एसेंट्रिसिटी होता है हर जो है आपके पिंड में। तो हर पिंड में अगर आप देखेंगे तो ये आपके त्रिज्या अलग अलग पाई जाती है, और इस आकार को, चपटे हुए आकार को नाम क्या दिया गया पृथ्वी के? जियोड आकार। तो पृथ्वी के आकार को क्या कहा गया? जियोड। जियोड का अभिप्राय क्या होता है? संतरेनुमा, ध्रुवों से चपटा। तो ऑबलेट आकार, ऑबलेट भी इसको कहते हैं। तो ध्रुवों से अगर चपटा है तो ये जो है आपके ऑबलेट आकार भी कहा जाता है इसको, ऑबलेट शेप। तो मेनली अब इस शेप को नाम देना था। जैसे गोलाकार है तो स्फीयर उसका नाम है। अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कोई चीज अंडाकार है तो ओवल शेप में है। कोई चीज अगर मान लीजिए कि क्यूबिकल शेप में है, घनाकार, तो हमने कहा क्यूबिकल शेप में है। तो हर एक चीज का हमने नाम दिया हुआ है, इसका भी नाम देना जरूरी था। इस आकार को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये आकार जो होगा, इस आकार को नाम दिया गया जियोड आकार।
ऑब्लेट शेप। तो ऑब्लेट शेप या जियोड। तो जियोड क्या है? ये पृथ्वी के शेप का नाम है, पृथ्वी के आकार का नाम है। अगर कहा जाए पृथ्वी किस आकार में है तो जियोड आकार। तो जो पृथ्वी है वो आपके ध्रुवों से चपटी है और जो है विषुवत रेखा पर जो है आपके ज्यादा पाई जाती है। अब इसकी वजह से होता क्या है ये समझना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसमें अब आप ये समझेंगे कि हाँ ये एक्चुअल में किस तरह से क्या चीजें जो है आपके होती हैं। तो इसमें अगर हम जो है इसको एक तरह से कहा जाए कि अगर हम इसको डिफाइन करें तो जहां पर त्रिज्या कम है वहां पर क्या असर हो सकता है, क्या प्रभाव हो सकता है। तो यहां पर R2 अगर त्रिज्या है और ये R1 है और R1 इज ग्रेटर देन R2, तो देखिए आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अगर ये m पिंड है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी पर जितने भी पिंड होते हैं वो सब के सब जो हैं, ये हम पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी दो पिंड अगर हैं, एक को हम m मान कैपिटल में स्मॉल m मान लें, इनके बीच की दूरी अगर कैपिटल R है और ये दूरी है तो इनके मध्य एक बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, जो कि किसके जो है आपके एक तरह से समतुल्य होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू स्मॉल m और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² के होता है। ये आप ये कह सकते हैं कि F बराबर G/m/r² के होता है। इसका मतलब इस बल से ये वस्तु खींच रही है और जिस बल से ये वस्तु खींचती है वही उस वस्तु का भार हो जाता है। तो ये फोर्स क्या है? इसका वेट है इस पिंड का। तो ये पिंड जिस बल से खींच रहा है इस पिंड के द्वारा, उसी बल को इस वस्तु का भार कहेंगे। और भार कैसे निकाला जाता है? m गुणे g से। अब देखिए mg बराबर ये हो गया, जिसमें से m और m अगर हम कैंसिल कर दें तो स्मॉल g की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? कैपिटल G m/r²। वो यही आपके फॉर्मूला होता है। स्मॉल g गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जिस पर कि भार डिपेंड करता है, वेट डिपेंड करता है कि कहीं पर g की वैल्यू ज्यादा होगी और कहीं पर g की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो g की वैल्यू कहां ज्यादा है कहां कम है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका एक तरह से कैलकुलेशन है ये कैसे होता है या किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए g की वैल्यू जो है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। तो दूरी जो आपके है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यही दूरी हमने कैसे इसको डिफाइन किया कि कोई पृथ्वी है या कोई पिंड है जिसकी r त्रिज्या है, इस पर ये m रखा हुआ है। तो दोनों के बीच की दूरी, केंद्र के बीच की दूरी, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है इसलिए ये त्रिज्या हम लोग r मान लेते हैं। तो दो केंद्रों के बीच की दूरी, तो अगर दो पिंड एक दूसरे से चिपटे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी जो है वो आपके डिस्टेंस r हो जाती है। यहाँ पे कैपिटल R लिया गया, स्मॉल r को निग्लेक्ट कर दिया गया क्योंकि नेग्लिजिबल होगा उसके साथ। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जैसे मान लीजिए मानव है, हम हैं, आप हैं, तो हम लोग क्या है, जो अर्थ का आकार है, अर्थ का शेप है, उसके तुलना में हम लोग क्या है, नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से हमारी दूरी कितनी होगी? पृथ्वी की त्रिज्या प्लस जितनी हमारी हाइट है। तो हमारी हाइट का आधा पोर्शन अगर हम यहां लें, सेंटर लें, तो हमारी हाइट का आधा पोर्शन अगर हम पृथ्वी की पूरी त्रिज्या में 6371 किलोमीटर में जोड़ दें तो कितना फर्क आ जाएगा? 63, वो त्रिज्या जो है 6371 किलोमीटर रहेगी। तो हमारी जो हाइट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसलिए छोटा पिंड की जो त्रिज्या है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसलिए g की वैल्यू r के बराबर। अब देखिए यहां पे इसको कोरिलेट करें। इसके मतलब क्या हुआ? व्युत्क्रमानुपात के मतलब कि अगर जहां पर त्रिज्या मैक्सिमम होगी, ये व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली है, तो अगर ये ज्यादा तो g का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर त्रिज्या कम तो वहां पे g का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब देखिए यहां पर g का मान मैक्सिमम होता है और यहां पर मिनिमम होता है।
तो जहां पर जी का मान मैक्सिमम, आर का मान मैक्सिमम है, वहां जी का मान क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो आर का मान मैक्सिमम है, इसलिए जी का मान मिनिमम हो जाएगा। किस पर? 0 डिग्री अक्षांश पर। जबकि 90 डिग्री अक्षांश पे त्रिज्या सबसे छोटी होती है, इसलिए यहां पर जी का मान क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसके मतलब कि अक्षांश को अगर हम कहें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर चलने पर जो जी का मान है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज करती है। तो जी की वैल्यू में चेंज आता है, बढ़ती है, इंक्रीज करेगी। और ये जी की वैल्यू जो इंक्रीज करती है, तो ये अब इस पे प्रश्न कैसे बनता है? अब देखिए समझने वाली बात है। इसके मतलब कि ध्रुवों पर किसी भी पिंड की जो है आपके जो दोनों ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होगा। और जी का मान अगर मैक्सिमम है तो किसी वस्तु का भार भी ज्यादा होगा, क्योंकि m गुणे जी। तो जी ज्यादा तो भार ज्यादा, जी कम तो भार कम। तो हम लोग का वेट, अगर हम कहें कि ह्यूमन, हम लोगों का वेट सबसे ज्यादा कहां होगा? तो ध्रुवों पर, पोल्स पर। क्यों? क्योंकि जी का मान यहां पर क्या है? मैक्सिमम है। और हम लोगों का जो भार है, वेट है, वो सबसे कम कहां होगा? वो विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पे। तो इसके मतलब विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर चलें, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलें, चाहे इधर चलें चाहे इधर चलें, दोनों ही कंडीशन में भार का मान क्या होता है? बढ़ता है। अब देखिए एक दो बार सिविल में प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है? जैसे कहा गया, आप जानते हैं यह है विषुवत रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। यह है ध्रुव, यह है ध्रुव। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तो उसका भार क्या होगा? वेट क्या होगा? तो उसके भार में कितना चेंज आएगा? तो उसका भार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या फिर घटता बढ़ता रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्योंकि जी का मान मिनिमम है यहां और यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम है, इसलिए इस क्वेश्चन में जब हम जीरो से विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे, तो मिनिमम मान से मैक्सिमम मान की ओर जा रहे हैं। और वेट क्या है? m इंटू जी। तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, इसके मतलब जी का मान बढ़ रहा है। अगर जी का मान बढ़ रहा है तो वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए जो वेट होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। सेकंड क्वेश्चन अगर हम कहें ध्रुव से अगर कोई व्यक्ति विषुवत रेखा की ओर आता है तो उसके भार में क्या होगा? तो कोई ध्रुव से अगर विषुवत रेखा पे आता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में उसका भार जो है आपके घटेगा। क्यों? क्योंकि जी का मान अधिकतम से कमी की ओर आ रहा है। अगर इधर से इधर हम आएंगे तो अभी तो बढ़ रहा था जी का मान, अब इधर से इधर अगर हम जा रहे हैं तो जी का मान कम हो रहा है। तो यहां से यहां जा रहे हैं तो जी का मान कम हो रहा है सेकंड केस में। तो ये हम लोगों का सेकंड केस हो गया, जो कि आप ये कह सकते हैं कि ये जी का मान इस तरह से कम हो रहा है। अब अगर देखें तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब जैसे क्वेश्चन कहा जाए कि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाता है या विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है, तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रहा है या विषुवत रेखा से मकर रेखा की ओर जा रहा है, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका भार क्या होगा? तो चाहे हम कहें कि कर्क, जब हम ध्रुव की ओर ही जा रहे हैं
तो जी का मान तो बढ़ ही रहा है। तो चाहे हम विषुवत रेखा से कर्क रेखा में जाएं, कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त में जाएं, आर्कटिक वृत्त से ध्रुव की तरफ जाएं, तो सभी कंडीशन में क्या होगा, वेट क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब छोटे अक्षांश से जो वैल्यू में, अंक में जो छोटा अक्षांश है, उससे अगर हम बड़े अक्षांश की तरफ जाएंगे तो हमेशा भार बढ़ेगा, और बड़े से बड़े अक्षांश से अंक में छोटे अक्षांश की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। अब क्वेश्चन अगर कह दिया जाए कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त की ओर एक व्यक्ति मूव करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब ये बन गया 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से ये जा रहा है 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, तो क्या होगा, क्योंकि अक्षांश बढ़ रहा है इसलिए जी का मान बढ़ेगा, इसलिए वेट क्या होगा, यहां पर भी बढ़ेगा, वेट बढ़ता है। तो अब यहां पे जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब जैसे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति ध्रुव से कर्क रेखा की ओर आता है, उसके भार में क्या होगी, तो जब हम अधिक अक्षांश 90 से 23 पे आ रहे हैं तो इसका मतलब घट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन हो गया कि अगर हम ध्रुव से मान लीजिए 90 डिग्री साउथ से जो है हम जा रहे हैं, सपोज कर लीजिए मकर रेखा की तरफ, या उत्तरी ध्रुव से कर्क रेखा की ओर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अधिक अक्षांश से कम अक्षांश की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब जी के मान में क्या होगी, कमी होगी, और जब जी के मान में कमी होगी तो ऐसी कंडीशन में वेट क्या होगा, वेट क्या होगा, कम होगा, वेट कम हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। तो इस तरह से चाहे जितना ट्विस्ट किया जाए क्वेश्चन, अगर आपको ये पता है कि ये मिनिमम है, ये दो जगह मैक्सिमम है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जो है जी का मान बढ़ता है ऐसे, और वापस आने पर जी का मान कम होता है, अगर ये क्लियर है तो कहीं से भी कहीं पर भी ले जाए। अब जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर ले जाया जाता है किसी वस्तु को, तो उसके भार में क्या होगा, तो जब हम कर्क रेखा से मकर रेखा पे आएंगे तो हमें कर्क रेखा से पहले विषुवत रेखा आना पड़ेगा, और फिर विषुवत रेखा से हमें आना पड़ेगा मकर रेखा, तो यहां चलना है और यहां पहुंचना है। तो जब हम कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ आ रहे हैं तो जी का मान कम हो रहा है, क्योंकि मिनिमम मान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन विषुवत रेखा से जब आप मकर रेखा के आने लगे तो जी का मान बढ़ने लगा, तो पहले कम हुआ और फिर बढ़ने लगा, तो क्या होगा कि जी का मान, अगर हम कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आए या मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर, तो पहले जी का मान कम होगा और फिर बढ़ेगा, पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा, वेट पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले जी का मान घटेगा विषुवत रेखा तक, और जब विषुवत रेखा पे मिनिमम पे हम पहुंच जाएंगे तो अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे तो आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम डायरेक्टली आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछें कि एक पिंड है जिसको 70 डिग्री उत्तर से 32 डिग्री उत्तर ले जाया जाता है, तो भार में क्या होगा। अब उत्तरी गोलार्ध है, सीधे सीधे समझिए, अधिक अक्षांश से किधर की ओर आ रहे हैं, कम अक्षांश की ओर। अधिक अक्षांश दैट इज 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा जी का मान होता है और 0 डिग्री पे सबसे कम होता है, तो 90 से 0 की तरफ आने पर इसका मतलब अधिक से कम जो अंक है, अंक में 90 से 0 की तरफ आने पर जी का मान में कमी आएगी, और जी के मान में कमी आएगी इसका मतलब भार कम होगा। तो यहां पर भी क्या है, जो अंक है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है अक्षांश, तो अक्षांश हम लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ रहे हैं, जब लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ रहे हैं इसके मतलब जी के मान में कमी आएगी, और जी के मान में कमी आएगी तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर दिया जाए, अगर हमने कहा 17 डिग्री दक्षिण से कोई
15 डिग्री दक्षिण जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भार बढ़ेगा या कम होगा? देखिए ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है। बड़े अंक पर मैक्सिमम जी की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, तो हम अधिक से कम की ओर जा रहे हैं। इसके मतलब क्या हुआ? इसके मतलब कि हमारा जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि जी का मान कम हो रहा है, क्योंकि 17 डिग्री पर ज्यादा होगा। बड़ा अक्षांश अंक में ज्यादा जी का मान, छोटा अक्षांश अंक में तो कम जी का मान। तो जी का मान इस तरह से वेरिएट करता है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 45 डिग्री दक्षिण से जो है आपके 72 डिग्री दक्षिण पे गया कोई भी चीज, तो हम देख रहे हैं कि छोटे अक्षांश से बड़े अक्षांश की तरफ जाया जा रहा है। इसके मतलब अगर हम पिंड बनाएं तो 0 डिग्री पर जी का मान मिनिमम है और यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर जी का मान मैक्सिमम है। तो अगर हम 45 से 72 जा रहे हैं तो 45 डिग्री तो यहां कहीं हुआ और 72 यहां कहीं हुआ, तो हम इधर से इधर जा रहे हैं। इसके मतलब कम मान से अधिक मान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जी का मान अगर बढ़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जी की वैल्यू जो हो जाएगी ये एक तरह से क्योंकि बढ़ रहा है तो इसलिए जी की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए वेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। कोई भी अक्षांश दिया जा सकता है। अगर हमने कहा 23 डिग्री उत्तर अक्षांश से कोई चीज जो है आपके मान लीजिए 51 डिग्री पर ले जाया गया, तो जी का मान क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा? वेट क्या होगा? अब यहां पे रटिए नहीं, अभी तक क्या है, हम लोग डायरेक्ट अंक को देख रहे थे। कब? जब गोलार्ध नहीं बदल रहा था, गोलार्ध वही था, हेमिस्फीयर वही था, सदन से सदन में थे, नॉर्थ से नॉर्थ में थे, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदन में है। लेकिन अगर मान लीजिए अक्षांश बदल रहा है, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध का अक्षांश है और ये दक्षिण गोलार्ध का, इसका मतलब गोलार्ध बदल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जल्दबाजी मत करिए, समझिए इसको। तो 0 डिग्री के ऊपर यहां 23 डिग्री होगा जो उत्तर में होगा, तो 23 डिग्री उत्तर अक्षांश। इसी तरह से 51 डिग्री यहां कहीं होगा दक्षिण का, तो 51 डिग्री दक्षिण ये होगा। तो अगर हम यहां से यहां चलेंगे तो क्या होगा? तो पहले यहां से यहां चलने पर जी का मान कम हो रहा है, जी की वैल्यू कम हो रही है, और फिर आगे की ओर बढ़ने पर यहां पे जब पहुंचे तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके जी का मान बढ़ने लगा, क्योंकि 0 डिग्री पर मिनिमम होता है, तो 0 तक आते आते कम होता चला जाएगा। लेकिन 0 से जब आप आगे बढ़ेंगे 51 तक पहुंचेंगे तो जी का मान बढ़ता चला जाएगा। जी का मान बढ़ने का मतलब अब वेट बढ़ेगा, इसलिए वेट पहले क्या होगा इसमें, इस कंडीशन में, तो 23 डिग्री से 51 डिग्री दक्षिण डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे। 23 डिग्री से पहले विश्वत रेखा पे आएंगे, फिर विश्वत रेखा के थ्रू 51 पे पहुंचेंगे, क्योंकि आप यहां से यहां चाहे जैसे आए बीच में विश्वत रेखा पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब यहां पे गोलार्ध अगर बदल रहा है, तो कभी भी गोलार्ध अगर बदलेगा तो रट लीजिए कि पहले जो है भार आपका कम होगा और फिर बढ़ेगा, चाहे नीचे से ऊपर की ओर जाए, चाहे ऊपर से नीचे की ओर जाइए। जैसे हमने कहा यहां से यहां जा रहे हैं, तो यहां से जब तक विश्वत रेखा तक गए घटा, विश्वत रेखा से जैसे ही ध्रुव की ओर बढ़े बढ़ा, तो दक्षिण गोलार्ध में किसी भी अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध के किसी अक्षांश पर जाए या उत्तरी गोलार्ध के किसी अक्षांश से जो है आपके दक्षिण गोलार्ध के किसी भी अक्षांश पर जाए, तो ऐसी कंडीशन में पहले भार घटेगा फिर बढ़ेगा। तो ये जो है आपके कॉन्सेप्ट हो जाता है इसका। और आप ये भी जानते हैं जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू के साथ बहुत सारी चीजें हैं। जी की वैल्यू के साथ आपको पता है कि जैसे पृथ्वी के साथ ये है कि विश्वत रेखा पे जी का मान मिनिमम है और जी का मान मैक्सिमम है, ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम है। ऑन एन एवरेज अगर आप लेंगे तो पूरी पृथ्वी पर जी का मान मैक्सिमम है। अब सतह से अगर आप केंद्र की ओर चलें या सतह से बाहर की ओर जाएं,
दोनों ही कंडीशन में जी का मान कम होता जाता है। और जी का मान जब कम होता चला जाता है तो ये जाकर के जी का मान शून्य हो जाता है केंद्र तक पहुंचते पहुंचते। और यहां पर वायुमंडल में 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जी की वैल्यू शून्य हो जाती है लगभग। इसका मतलब 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे अगर आप वायुमंडल में कोई चीज छोड़ देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर आके वापस गिर जाएगी। लेकिन 36,000 किलोमीटर के बाहर अगर आप छोड़ देंगे तो वहीं पर लटकी रहेगी, वो नीचे आएगी नहीं, जहां पे छोड़ेंगे वहीं पर रुकी रहेगी। ये जो है आपके एक तरह से कंडीशन होती है। तो पृथ्वी की सतह पर अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान सर्वाधिक होता है, मैक्सिमम होता है। अगर हम सतह को छोड़ करके अंदर की ओर जाएं चाहे बाहर की ओर जाएं, दोनों ही कंडीशन में जी का मान रिड्यूस होगा। और जैसे हमने कहा कि 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते जाते जी का मान नगण्य हो जाएगा, नेग्लिजिबल, जिसको जीरो हम मान लेते हैं तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई के बाहर अगर यहां पर हम किसी चीज को छोड़ दें, यहां छोड़ेंगे तो वापस इसी पृथ्वी पर आ जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, यहां छोड़ेंगे तो वो यहीं पे अटकी रहेगी। तो वायुमंडल के बाहर जितनी चीजें हैं वो वहीं पर रहेंगी, कभी अंदर नहीं आएंगी। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, इसलिए अंदर नहीं आएगी, वो बाहर के बाहर ही रहेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल जहां तक एक्ट कर रहा है वहां तक की चीजें जो है अंदर की ओर आकर्षित होती हैं, पृथ्वी की सतह पर आती हैं। तो ये जो आपकी एक कक्षा है जो पूरी पृथ्वी के चारों तरफ 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर पूरे जो है एनवेलप बना हुआ है, तो ये जो कक्षा है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर, इसी को भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? इसी पर जो है आपके एक तरह से जो प्रक्षेपण यान होते हैं, लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, उनको लगाया जाता है। तो ये आगे चल करके जब एटमॉस्फेयर आएगा तो बहुत वाइड जो है रूप में आप इसको पढ़ेंगे। तो पीएसएलवी है, तो जीएसएलवी है, तो ये सब क्या होते हैं, आईआरएस उपग्रह क्या होते हैं, ये सब कैसे भेजे जाते हैं, किस जगह भेजे जाते हैं, तो ये जो है आपके इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल क्योंकि जी की वैल्यू अक्षांश के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं कि अक्षांश के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जी की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि अगर हम पूरी पृथ्वी पर टहलें या पूरी पृथ्वी पर एनालिसिस करें कहाँ ज्यादा कहाँ कम, तो विषुवत रेखा पे सबसे कम और ध्रुव पर सबसे ज्यादा जी का मान होता है। ओवरऑल पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो पृथ्वी पर कहीं पर भी जाएंगे तो लगभग ऑन एन एवरेज जी का मान जितना निकलेगा वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, चाहे वायुमंडल में ऊपर की ओर चले जाए चाहे अंदर की ओर जाए, क्योंकि ऊपर की ओर जाने पर भी जी का मान कम होता है और केंद्र की ओर जाने पर भी जी का मान कम होता है और केंद्र पर आकर के नगण्य हो जाता है और 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर के नगण्य हो जाता है। इसलिए जी का मैक्सिमम मान कहां मिलेगा? हमेशा सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। तो ये जो है आपके इससे कंसर्निंग क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए एक वैल्यू ऑफ जी के बाद अब एक लास्ट पॉइंट है जो हम देख सकते हैं, वो ये होगा कि पोल स्टार, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है, पोल स्टार किसको कहा जाता है? तो पोल स्टार देखिए आपने सोलर सिस्टम में पढ़ा है, सोलर सिस्टम ने पढ़ाया है, लेकिन अब यहां पे आप थोड़ा सा वाइड रेंज देख लीजिए कैसे पढ़ते हैं। ध्रुव तारा अगर है तो एक ऐसा तारा जो पृथ्वी के ध्रुव के हमेशा फिक्स रहता है। पृथ्वी कहीं पर भी रोटेट करेगी, कहीं पर भी जाएगी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ रोटेट कर रही है, लेकिन इसका उत्तरी ध्रुव को फेस करेगा, ये इतनी दूर है, हमेशा कहीं पर भी रहेगी पृथ्वी। तो पृथ्वी ये जो है आपके घूम रही है, लेकिन उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष ये तारा हमेशा ऐसे दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से। तो हमेशा इस तरह से आपके दिखाई पड़ता है। और ध्रुव तारा देखने की जो रेखा होती है क्षैतिज से, जैसे मान लीजिए ध्रुव तारा है और इसको कहीं से देखा जा रहा है पृथ्वी के किसी स्थान से, मान लीजिए 40 डिग्री के अक्षांश, 40 डिग्री से देखा जा रहा है, तो इसके मतलब ये स्थान क्या होगा? 40 डिग्री उत्तर अक्षांश होगा, दक्षिण नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव तारा सिर्फ उत्तर में है, नॉर्थ स्टार से ही दिखाई पड़ता है, दक्षिण में नहीं है। इसलिए ध्रुव तारा जिस स्थान से जितनी कोण के झुकाव पर दिखाई देता है
वही उस स्थान का अक्षांश हो जाता है। ध्रुव तारा जितने कोण के झुकाव पर दिखाई देता है वही उस स्थान का अक्षांश हो जाता है। जैसे यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहां से अगर देखेगा तो क्षैतिज से हॉरिजॉन्टल से ये कोण अगर मान लीजिए 70 डिग्री का बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो अक्षांश है ये 70 डिग्री अक्षांश है। इसी तरह से यहां पर खड़ा हुआ व्यक्ति मान लीजिए यहां से देख रहा है, अब ये क्षैतिज से जो कोण बन रहा है ये मान लीजिए 30 डिग्री का बन रहा है, इसके मतलब कि ये जो अक्षांश है वो 30 डिग्री अक्षांश है। और 0 डिग्री से खड़े होकर के अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्षैतिज के नीचे है, हॉरिजॉन के नीचे है, इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा तारा। 1 डिग्री पे खड़े रहेंगे 1 डिग्री के झुकाव पे, 2 डिग्री पे खड़े रहेंगे 2 डिग्री के झुकाव पे, 20 डिग्री पे खड़े रहेंगे 20 डिग्री के झुकाव पे दिखाई पड़ेगा, 45 डिग्री पे 45 डिग्री, 60 डिग्री पर खड़े हो जाएंगे अक्षांश पे जाकर के तो 60 डिग्री कोण पे दिखाई पड़ेगा। जिस जगह दिखाई पड़ेंगे, जैसे ध्रुव पर खड़े रहेंगे तो ध्रुव पर खड़े हुए व्यक्ति को ध्रुव तारा कहां दिखाई पड़ता है, ऐसे सर के ऊपर ऐसे। क्यों? क्योंकि हमारी देखने की रेखा ये है, लाइन ऑफ साइट, ये पृथ्वी की सतह से क्षैतिज से कितना कोण बना रही है 90, इसलिए हम कहां खड़े हैं 90 डिग्री पे, इसका मतलब 90 डिग्री अक्षांश पे खड़े हैं। तो पृथ्वी की सतह से ध्रुव तारा जितने कोण के झुकाव पर दिखाई देता है वही उस स्थान का अक्षांश हो जाता है। तो इसका मतलब अगर यहां खड़े होकर के ध्रुव तारा देखे और 70 डिग्री कोण के झुकाव पर क्षैतिज से दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब 70 डिग्री अक्षांश पे है, 30 डिग्री अक्षांश पे। और विश्वत रेखा पर ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। तो जैसे जैसे आप विश्वत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे आपका जो झुकाव है ध्रुव तारा ऐसे उठता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप तो ये क्या है कि विश्वत रेखा पे आप हैं तो क्या है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, तो इसलिए क्षैतिज के नीचे है, नहीं दिखाई पड़ेगा। 1 डिग्री पे आए, बहुत माइन्यूट जो है वो आपके ऊपर उठा, तो 10 डिग्री पे आए, 20 डिग्री पे आए, 45 डिग्री पे आए, तो अपने आप ये उठता चला जाएगा। और ध्रुव तारा पृथ्वी के जिस स्थान पर जहां जितने कोण के झुकाव पे दिखाई देगा वही उस स्थान का अक्षांश हो जाता है। तो पोल स्टार है आपके एक तरह से जो पाया जाता है ध्रुव तारा जिसको कहते हैं हम लोग। तो ये ध्रुव तारा पृथ्वी की सतह पर से अगर आप देखें तो एक कांस्टेंट डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है, एक फिक्स डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है, कांस्टेंट नहीं, फिक्स डायरेक्शन में। फिक्स डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, हमेशा उत्तर की ओर दिखाई पड़ेगा क्योंकि उत्तरी ध्रुव के सापेक्ष है, तो इसलिए हमेशा उत्तर की ओर दिखाई पड़ेगा और किसी भी दिशा में नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उत्तर दिशा की ओर दिखाई पड़ता है। और जितने झुकाव पर दिखाई दे रहा है, अगर हम कहीं खड़े और हमें लग रहा है कि हम 50 डिग्री कोण के झुकाव पर अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमारी देखने की जो रेखा है लाइन ऑफ साइट ये 36 से 50 डिग्री का अगर कोण बना रही है, तो इसका मतलब हम कहां खड़े हैं, पृथ्वी के 50 डिग्री अक्षांश पे खड़े हैं, 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर खड़े हैं। तो अक्षांश को पता लगाने के लिए पोल स्टार काफी है। तो पोल स्टार का खाली डायरेक्शन अगर वो ले लें, इंक्लिनेशन ले लें कि कितने इंक्लिनेशन पे है, तो अपने आप हमें हर अक्षांश पता चल जाएगा कि हम किस अक्षांश पे खड़े हैं और कैसे खड़े हैं। और विश्वत रेखा पे खड़े हुए किसी व्यक्ति को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता। अब जैसे सिविल में प्रश्न आया, सिविल में क्या प्रश्न आया, व्यक्ति ए विश्वत रेखा पे खड़ा है, बी कर्क रेखा पर खड़ा है, सी आर्कटिक वृत्त पे खड़ा है और डी ध्रुव पर खड़ा है। निम्न में से किस व्यक्ति को ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा? और ऑप्शन ए बी सी डी है। तो किसको नहीं दिखाई पड़ेगा? व्यक्ति ए को नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि वो विश्वत रेखा पर खड़ा है। विश्वत रेखा और विश्वत रेखा के नीचे दक्षिण गोलार्ध में कहीं से ध्रुव तारा नहीं दिखाई देता। इसलिए अगर 4 व्यक्ति खड़े हैं, एक कर्क रेखा पे खड़ा है, एक मकर रेखा पे खड़ा है, एक आर्कटिक वृत्त पे खड़ा है, एक कर्क रेखा पे खड़ा है, एक आर्कटिक वृत्त पे खड़ा है, एक उत्तरी ध्रुव पे खड़ा है और एक विश्वत रेखा पे, तो विश्वत रेखा वाले व्यक्ति को कभी भी तारा नहीं दिखाई पड़ेगा, ये पोल स्टार नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जो है आपके, आप देख रहे हैं अक्षांशों से कितना लाभ हुआ हमें, अक्षांशों से क्या क्या हमने सीख लिया, अक्षांशों से क्या क्या चीजें हमें सीखने को मिली। बहुत सारी चीजें हैं। अक्षांश और देशांतर पढ़ने का लाभ क्या था, तो इस चैप्टर का बहुत महत्व है। वजह क्या है कि इसी के थ्रू हमने ज्योग्राफी में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए। तो जितनी भी चीज कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेटेड है वो ड्यू टू अक्षांश
और देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड ड्यू टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो अक्षांश और देशांतर का क्यों पढ़ा हम लोगों ने, अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब पूरा पढ़ चुके हैं आप, तो अब आपको उसकी यूजफुलनेस, उसकी उपयोगिता अब आपको समझ में आ रही होगी। क्यों? जैसे हमने स्टार्टिंग कहां से करी, हमने कहा कि अक्षांश एवं देशांतर का पहला उपयोग पढ़ा क्या, दुनिया के जितने स्थान हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पर्वत हैं, जितने शहर हैं, कुछ भी जितनी जगहें हैं, उन सबको हमने एक स्पेसिफिक जो है आपके लोकेशन प्रोवाइड कर दिया, एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। और अगर एड्रेस प्रोवाइड कर दिया तो उसको हम लोग कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं बहुत जल्दी। और वो कहां? एटलस से। एटलस कैसे देखा जाता है वो भी हम लोग ने इसी में पढ़ा। फिर हम लोग ने पढ़ा अपोजिट प्लेस, पृथ्वी के किसी स्थान के अपोजिट प्लेस कैसे निकालेंगे, तो वो भी जो है आपने जो निकाला उसको अगर आपने देखा तो बहुत आसानी से आपने देखा कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन वर्क इजीली जो है हम लोग ने किया और एक फॉर्मूला बना लिया, और फॉर्मूले में जो है आपके एक तरह से सारी चीज फीड करते गए और हम लोग ने विपरीत स्थान को निकाला। जैसे हम लोग ने कॉन्सेप्ट ये बनाया था कि अक्षांश का कोण नहीं बदलता, उत्तर दक्षिण हो जाता है, दक्षिण उत्तर हो जाता है, और देशांतर वाला जो कोण होता है वो 180 में से माइनस हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर थीटा डिग्री पे खड़ा है तो उसका विपरीत स्थान 180 माइनस थीटा डिग्री जो है आपके, अगर ईस्ट पे खड़ा है तो वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट पे खड़ा है तो ईस्ट हो जाएगा। तो देशांतर में विपरीत ये था कि दोनों स्थानों के जो देशांतर थे उनका योग 180 आना चाहिए। फिर क्या पढ़ा? यही अक्षांश और देशांतर थे जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ पूर्वी गोलार्ध क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, और पश्चिमी गोलार्ध कहां से कहां तक होगा, क्योंकि देशांतरों की हेल्प से ही, लॉन्गिट्यूड्स ने ही डिसाइड किया कि कहां पर हमारे अक्षांश और देशांतर होते हैं और गोलार्ध कैसे बटे हुए हैं। जैसे जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, उसने उत्तरी और दक्षिण ध्रुव गोलार्ध को बांटा, और जबकि जो है 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर जो उसके जस्ट पीछे है, तो जो दोनों मिलकर के एक पूरे कंप्लीट सर्कल को बनाते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश के देशांतर के साथ 180 डिग्री देशांतर पूर्ण वृत्त का निर्माण करता है, और दोनों मिलकर के पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का करते हैं। फिर हम लोग ने अक्षांश और देशांतर का यूज पढ़ा कि किसी देश का समय कैसे निकाला जाता है, कोई देश कैसे समय निर्धारित करता है या किस तरह से निर्धारित होगा। पूर्व की ओर जाने पर प्रति 15 डिग्री 1 घंटा या प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट समय में बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाने पर प्रति 15 डिग्री 1 घंटा समय कम होता है या प्रति 1 डिग्री पर 4 मिनट समय कम होता है। ये कैलकुलेशन करके हम लोग ने निकाला था। उसी बेसिस पे हम लोग ने डिफरेंट कंट्रीज के समय को निकाला। आज आप बैठे हुए हैं, आप इंडिया में बैठे, इंडिया का टाइम पता है, दुनिया के किसी भी कंट्री का आप टाइम निकाल सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए कि किस देशांतर पर उसका समय लिया गया है। तो आप दुनिया के जितने भी क्वेश्चन जो, या फिर अप्रोक्सीमेट टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एटलस में आप देख सकते हैं कि उस देश का मध्य देशांतर क्या है, कौन सा देशांतर होके जा रहा है, और यहाँ पे देशांतर क्या है, तो आप समय निकाल सकते हैं। तो किसी देश का समय का निर्धारण कैसे हुआ, वो अक्षांश देशांतर ने किया। किसी देश के रिस्पेक्ट में दूसरे देश का समय कैसे निकाला जाता है, वो किसने बताया? अक्षांश और देशांतर ने बताया। फिर पृथ्वी पर एक समय में 2 दिन हुआ करते हैं, 2 डेज एक साथ चल रहे हैं। अगर आज ट्यूसडे है या आज वेंसडे है, तो वेंसडे के साथ थर्सडे भी कहीं चल रहा होगा, या वेंसडे के साथ कहीं ट्यूसडे भी चल रहा होगा। 2 पेयर में चलते हैं, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से आपके डबल दिन चलते हैं। तो पृथ्वी के किस स्थान पर जो है आपके थर्सडे होगा, किस स्थान पे फ्राइडे होगा, इस तरह से हमने दिन का विभाजन पढ़ा कि दिन के विभाजन कैसे होता है, किस तरह से। और फिर उसके बाद जहाज वाले हम लोग ने क्वेश्चन किए। जहाज वाले क्वेश्चन जो सिर्फ सिविल में आते हैं, हमने आपको बताया था कि जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम लोग कैसे जो है उसको जो है क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है कि कितने बजे हम लोग पहुंचेंगे किसी कंट्री से। जैसे मान यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं और जो है जाना है कहीं किसी दूसरी कंट्री में, आपकी जर्नी की टाइम आपको पता है, और आपको ये पता है कि हमारी जब फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी तो वहां पर उस समय क्या बज रहा होगा। तो आपने ये निकाल लिया कि हम वहां के कितने बजे पहुंचेंगे, मतलब वहां जब हम पहुंचेंगे तो वहां क्या बज रहा होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको सारी चीज हमने कैलकुलेशन में बता दिया है। फिर इसके बाद हम लोग ने दूरियां पढ़ी, डिस्टेंसेस।
अक्षांशों के बीच में डिस्टेंस क्या होते हैं, देशांतरों के बीच में डिस्टेंस क्या होते हैं। देशांतरों के अक्षांश के बीच में डिस्टेंस जो होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड हैं, वो नहीं बदलते। देशांतरों के मध्य जो आपके डिस्टेंसेस होते हैं वो बदलते जाते हैं। विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होता है और ऊपर की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर छोटा होता चला जाता है और ध्रुव पर 0 हो जाता है, 0 किलोमीटर। जिसमें हम लोग ने पढ़ा विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर, फिर 30 डिग्री पर 74 किलोमीटर, फिर 45 डिग्री पर 55.5 किलोमीटर, फिर इसी तरह से 60 डिग्री पर 37 किलोमीटर और फिर 90 डिग्री पर 0 किलोमीटर। तो दो देशांतरों के मध्य दूरी आपने निकाला। फिर एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में कितनी दूरी है, एक शहर से दूसरे शहर में, एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर आपको दूरी निकालना हो किलोमीटर में तो कैसे निकालेंगे, वो भी हमने आपको बता दिया कि दूरी कैसे निकालते हैं। और फिर अक्षांश और देशांतर की हेल्प से जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे जी का मान, वैल्यू ऑफ जी कैसे वेरिएट करेगा, किसी एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, इस अक्षांश से इस अक्षांश पे पहुंचे तो आप फौरन आप कैलकुलेट कर लेंगे हमारे भार में कितनी कमी आनी चाहिए। अगर मेरा अभी भार मान लीजिए 70 किलोग्राम है तो वहां पहुंचने पर हमारे कितना हो जाएगा, क्या वो 70.5 किलोमीटर 70.5 किलोग्राम या फिर 69 किलोग्राम या 69.9 किलोग्राम कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी के मान से। ये जो है आपके एक तरह से कैलकुलेशन वर्क आप आसानी से कर सकते हैं। फिर इसी अक्षांश की हेल्प से आपने निकालना सीखा अक्षांश कैसे निकालेंगे, ध्रुव तारे की हेल्प से उत्तरी गोलार्ध के सारे अक्षांशों को आप पता कर सकते हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं कि किस जगह पे आप खड़े हुए हैं। तो अगर ध्रुव तारा आपको नॉर्दर्न डायरेक्शन में जिस कोण के झुकाव पर दिखाई देगा, समझ लीजिए आप उसी अक्षांश पर खड़े हुए हैं, उतने ही कोण के झुकाव पर आप खड़े हुए हैं। तो 30 डिग्री के झुकाव पे अगर दिखाई पड़ रहा है तो आप 30 डिग्री अक्षांश पर खड़े हुए हैं, उत्तर अक्षांश में। तो इस तरह से जो है आपके अक्षांशों को पता कैसे लगाया गया, आपके पोल स्टार से। तो आप देख रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल है पूरा, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो हमने पढ़ाया है ये कोई पढ़ाता भी नहीं है। चाहे जितने ज्योग्राफी के टीचर्स का आप लेक्चर्स ले लेंगे, आपको ये चैप्टर कभी नहीं मिलेगा। हमने आपको सब चीज तोड़ तोड़ करके ब्रेक करके पढ़ाया है, इसलिए हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। ये चीजें आपको बहुत रेयर मिलेंगी ज्योग्राफी की क्लासेस में जो हम आपको दे रहे हैं, बहुत रेयर आपको नहीं मिलेंगी, ये गारंटी है। 99.999% जो है आपके टीचर्स पढ़ाते ही नहीं इसको, या फिर हल्का फुल्का लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, क्या किस तरह है वह बता दिया, कितनी संख्या है, कितनी ये है, बस खत्म। तो ये आपको इस तरह से एप्लीकेशन वाइज कि क्या इसका एप्लीकेशन होता है, यूज क्या होता है, कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो ये चीज आपको जो है जल्दी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा सा अगर आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, अपने वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, आप देखेंगे कोई भी चीज कठिन नहीं है, सब चीजें बड़ी आसान है, बहुत इजी वे में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ये हम लोगों का चैप्टर हो जाता है जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स है। थैंक यू।